हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि व्हाट इज़ सेंट्रल बैंक एंड व्हाई सेंट्रल बैंक इज़ नेसेसरी फॉर एनी कंट्री। तो उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। तो मैं क्वेश्चन ही उतार देता हूँ इसका सीधा। distinguish between central bank and commercial बैंक। इन दोनों बैंक्स में क्या डिफरेंस है, हमें ये स्टडी करना है। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में 3 कॉलम्स होने चाहिए। पहला कॉलम बेसिस का, दूसरा कॉलम सेंट्रल बैंक और तीसरा कॉलम कमर्शियल बैंक का। 3 कॉलम्स आप बना लेना इस फॉर्म में, जैसे इस तरह से। यहाँ पे बेसिस आएंगे, यहाँ पे सेंट्रल बैंक, यहाँ पे कमर्शियल बैंक। स्पेस कम है इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में उतार दिया। तो इस शेप में एक टेबल बना लेना, हमें इसी के अंदर ही आंसर उतारना है। तो मैं बारी से आपको पॉइंट बोलता रहता हूँ, आप उतारते भी रहो और मैं से समझाता रहूँगा साथ साथ। तो मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। सो फर्स्ट बेसिस है, फर्स्ट बेसिस इज मीनिंग। तो बेटा सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का मैं आपको मीनिंग ऑलरेडी समझा चुका हूँ, आप वो मीनिंग एज इट इज़ उतार लेना, या सेंट्रल बैंक के लिए भी और कमर्शियल बैंक के लिए भी। तो मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब मीनिंग के बाद सेकंड बेसिस है स्टेटस, कि सेंट्रल बैंक की स्टेटस क्या है और कमर्शियल बैंक की स्टेटस क्या है। तो सेंट्रल बैंक वाले कॉलम में आप उतारिए, इट इज़ एन एपेक्स बैंक। स्टेटस है सेंट्रल बैंक की, इट इज़ एन एपेक्स बैंक, इट इज़ एन एपेक्स बैंक, एपेक्स बैंक। in the it is an apex bank in the monetary system of a country। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, ये आनी थी सेंट्रल बैंक वाले कॉलम में। अब कमर्शियल बैंक का क्या स्टेटस है उसे भी उतार लीजिए। तो कमर्शियल बैंक वाली साइड में आप उतारिए, इट इज सेंट्रल बैंक वाली साइड पे स्टेटस में इट इज ओनली अ यूनिट, या फिर उतारो इट इज merely a unit, it is merely a unit in the banking structure of a country। कमर्शियल बैंक पूरी कंट्री के बैंकिंग स्ट्रक्चर का एक छोटा सा हिस्सा है। इट इज merely a unit in the banking structure of a country। आई होप आपने सेकंड बेसिस की एक्सप्लेनेशन उतार ली होगी। अब मैं तीसरे बेसिस की ओर जा रहा हूँ। तीसरा बेसिस है एम, प्राइमरी एम क्या है इनका। तो सेंट्रल बैंक का एम होता है जर्नल पब्लिक वेलफेयर। तो सेंट्रल बैंक वाली साइड पर आप उतार लो जर्नल पब्लिक वेलफेयर, जर्नल पब्लिक वेलफेयर। ऑन दी अदर हैंड जो
कमर्शियल बैंक है उनका एम होता है, आप उतार लीजिए प्रॉफिट मोटिव। कमर्शियल बैंक वाली साइड पे आप ये लिख लीजिए प्रॉफिट मोटिव। अब मैं फोर्थ बेसिस की ओर जा रहा हूं। फोर्थ basis is issuing of currency notes. Issuing of currency notes तो सेंट्रल बैंक वाली साइट पर आप उतार सकते हैं Central bank has sole authority. Central bank has sole authority of issuing the currency notes. Central bank has sole authority. Central bank has sole authority of issuing the currency notes. सेंट्रल बैंक के पास अथॉरिटी होती है कि वो नोटों को छाप सके। अच्छा, कमर्शियल बैंक वाली साइड पे आप उतारो, इट हैज नो सच अथॉरिटी। इट हैज नो सच अथॉरिटी, ये कमर्शियल बैंक वाली साइड पे आएगा। इट हैज नो सच अथॉरिटी। आई होप आपने ये वाला फोर्थ बेसिस और उसकी एक्सप्लेनेशन उतार ली होगी। नाउ फिफ्थ बेसिस इज, मैं इसे रेस कर रहा हूं। पांचवा बेसिस है पब्लिक डीलिंग। तो सेंट्रल बैंक वाली साइड पर आप उतारिए, इट कैन नॉट डील विद people or public. It cannot deal with people or public. जो सेंट्रल बैंक है वो आम जनता से कभी भी डील नहीं करता। ये है सेंट्रल बैंक की साइड पे आएगा। अब और कमर्शियल बैंक वाली साइड पर आएगा, आप लिखिए इट डायरेक्टली डील्स विद पब्लिक। It directly deals with public and business firms. कमर्शियल बैंक वाली साइट पे उतारना है, it directly deals with public and business firms. I hope आपने ये फिफ्थ बेसिस एक्सप्लेनेशन के साथ उतार लिया होगा। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ बेसिस है। Now its sixth basis is responsibility towards the state. Responsibility towards state. State के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं वो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक वाली साइड पे आप लिख सकते हैं इट एक्ट एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक वाली साइड पे आप लिख सकते हैं इट एक्ट एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट। बैंकर टू गवर्नमेंट, स्टेट के लिए ये जिम्मेदारी है सेंट्रल बैंक की, वो सरकार के लिए बैंकर का काम करता है। बैंकर टू गवर्नमेंट। अच्छा, कमर्शियल बैंक वाली साइड पे आप उतार सकते हैं इट हैज़ नो सच रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द स्टेट। कमर्शियल बैंक वाली साइड पे आप उतारिए, मैं वापस बोल रहा हूँ इट हैज़ नो सच रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द स्टेट। इट हैज़ नो सच रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द स्टेट। आई होप आपने उतार लिया होगा। अब लास्ट बेसिस रह गया है
मैं उतार रहा हूँ. सेवंथ बेसिस इज गोल्ड and foreign exchange reserves. Foreign exchange reserves. ये लास्ट बेसिस है, उसके बाद दिस डिफरेंस इज ओवर. तो सेंट्रल बैंक वाली साइड पे आप उतारिए. इट इज अ मतलब सेंट्रल बैंक इज अ कस्टोडियन. सेंट्रल बैंक इज अ कस्टोडियन. मैं स्पेलिंग उतार देता हूं. सेंट्रल बैंक इज अ कस्टोडियन ऑफ nations, custodian of nations, gold and foreign exchange reserve. Central bank is a custodian of nations, gold and foreign exchange reserve. इसका मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक के पास गवर्नमेंट का, कंट्री का सारा गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आरबीआई के पास रखा होता है. कंट्री में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज आता है वो सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज सेंट्रल बैंक की कस्टडी में रख दिया जाता है और गोल्ड रिजर्व तक सेंट्रल बैंक की कस्टडी में रख दिए जाते हैं. तो सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी है कि वो ये सारा गोल्ड और सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो अपने पास संभाल के रखता है सेफ कस्टडी में. अच्छा, अब इसके बाद आपको उतारना है वो मतलब कॉमर्शियल बैंक वाली साइड पे आप उतारो. इट डज नॉट परफॉर्म सच फंक्शन. कि कॉमर्शियल बैंक की ऐसी कोई जिम्मेदारी होती नहीं है कि वो गोल्ड और ये सब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को संभाल के रखे. सो उसमें हमें यही उतारना है. इट डज नॉट परफॉर्म सच फंक्शन. So this was explanation and notes that I have given to you. So thank you students and have a great day.